स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, से 6 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि वो इंडियंस को स्पेस में भेजना चाहते हैं। हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। और आज 6 साल बाद उनका सपना साकार होता नजर आ रहा है। आपने भी देखा होगा, ट्यूसडे को पीएम मोदी ने देश के आगे 4 एस्ट्रोनॉट्स को प्रेजेंट किया जो भारत की ओर से स्पेस में ट्रेवल करने वाले हैं। दोस्तों, बचपन से हम राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की कहानियां सुनते आए हैं। देखा जाए तो राकेश शर्मा पहले और एकमात्र ऐसे इंडियन थे जिन्होंने 1984 में स्पेस में कदम रखा था और एक रशियन स्पेसक्राफ्ट में बैठ करके स्पेस की यात्रा करके आए थे। इसके बाद कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स 2 ऐसे इंडियन अमेरिकन थे जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के मिशन पर स्पेस में गए हुए थे। लेकिन इस बार इंडिया के लिए गगनयान स्पेस मिशन इन सबसे खास होने वाला है। दोस्तों, गगनयान इंडिया की पहली मैन्ड स्पेस फ्लाइट है। देखा जाए तो 4 दशकों के लंबे इंतजार के बाद इंडिया स्पेस में कदम रखने के लिए फिर तैयार है। और जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि इस बार रॉकेट भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और वक्त भी हमारा है। इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। यही बात इस मिशन को बहुत खास बना देती है। लास्ट ईयर भी इंडिया ने स्पेस सेक्टर में बहुत से माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। साल 2023 में भारत चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद पर पहुंचा, जिसके बाद भारत मून पर लैंड करने वाला दुनिया का 4th नेशन और मून की साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। साथ ही नेक्स्ट इंडिया अपने आदित्य L1 मिशन के तहत सन को एम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज स्पेस सेक्टर केवल इन्हीं एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स तक ही सीमित नहीं रह गया है। आप देखेंगे तो वॉरफेयर का नेचर बहुत ही तेजी से बदल रहा है और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के ब्रिंक पर खड़ा है। दुनिया की कई सुपर पावर्स अपनी राइवलरी को एक्सर्ट करने के लिए स्पेस का इस्तेमाल कर रही हैं। यूएस, चाइना और रशिया जैसी पावर्स लैंड, सी एंड साइबर डोमेन्स में अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने के लिए स्पेस सेक्टर को यूज कर रही हैं। हाल ही में यूएस गवर्नमेंट द्वारा कांग्रेस और यूरोपियन पार्टनर्स के साथ साझा की गई सीक्रेट जानकारी के मुताबिक रूस एक नया स्पेस बेस्ड एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर वेपन विकसित कर रहा है। साथ ही अमेरिका और यूरोपीय देश मिलिट्री यूज के लिए सैटेलाइट्स का कॉम्प्रिहेंसिव इस्तेमाल करते हैं। वो इससे मिलिट्री डेवलपमेंट्स की निगरानी, मिलिट्री बेसिस का निर्माण करना, मिसाइल लॉन्चेस का पता लगाने और वॉर टाइम कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जाहिर है कि रूस वेस्टर्न कंट्रीज देशों की सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाने के तरीकों पर विचार कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के स्पेस सेक्टर आज एक रैपिड मिलिटराइजेशन और वेपनाइजेशन को विटनेस कर रहा है। हालांकि भारत स्पेस के पोटेंशियल को पीसफुल यूज, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, अनमैन्ड एक्सप्लोरेशन और लॉन्च कैपेबिलिटी में डोमिनेंट प्लेयर रहा है। लेकिन जब बात स्पेस के मिलिट्री यूज की आती है तो इंडिया इजरायल और जापान से भी पीछे नजर आता है। जैसा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि आज के फ्रेजाइल ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को देखते हुए स्पेस का मिलिटराइजेशन आज एक ऐसा डोमिनेंट डिस्कोर्स बन जाता है जिसे भारत खुद को दूर नहीं रख सकता है। सो ऐसे में सवाल उठता है कि भारत इस रेस में कहां पीछे रह गया। आज इस रेस में भारत का स्टेटस क्या है और इंडिया इस डोमेन में खुद को किस तरीके से स्टैब्लिश कर रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी मेंस, GS पेपर 2 के IR और GS 3 के साइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोज को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे पहले शुरुआत आज की कहानी की हीरो यानी कि गगनयान मिशन से करते हैं। देखिए, चंद्रयान के बाद भारत अब अपने नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट गगनयान पर जोर शोर से काम कर रहा है और पूरे देश की आंखें अब इस बड़े मूवमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें भारत की धरती से 3 लोगों को 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में 3 दिन के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद उनको इंडियन ओशन के वाटर्स में लैंड कराया जाएगा। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि गगनयान केवल इन 3 लोगों को ही स्पेस में लेकर नहीं जाएगा, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों की एस्पिरेशंस को अपने साथ स्पेस में लेकर जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें कि अमेरिका ने जब प्रोजेक्ट मर्क्यूरी के तहत अपनी पहली मैन्ड स्पेस फ्लाइट लॉन्च की थी तो उसमें 18,000 करोड़ रुपीज की लागत आई थी। लेकिन आज इंडिया इस प्रोजेक्ट को उससे भी आधी कॉस्ट में कर रहा है। गगनयान मिशन का सबसे बड़ा माइलस्टोन लिविंग ह्यूमंस को स्पेस में भेजना ही नहीं, बल्कि उनको सेफली धरती पर वापस लाना होगा। आप देखेंगे तो स्पेस टूरिज्म सेक्टर जल्द ही 1,12,000 करोड़ की वैल्यू को टच करने जा रहा है। भारत का गगनयान मिशन उसको यूएसए, चाइना एंड रशिया, स्पेसएक्स, वर्जिन और ब्लू ओरिजिन जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ इस इमर्जिंग सेक्टर का एक्टिव प्लेयर बना सकता है। और दूसरा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की एबिलिटी 2035 तक भारत के खुद के स्पेस स्टेशन और मून या मार्स पर भारत की स्पेस वॉक के सपने को साकार करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों, भारत अगर इसमें सफल रहा तो यूएसएसआर, चाइना और यूएस के बाद भारत ह्यूमंस को स्पेस में भेजने वाली 4th कंट्री बन जाएगी।
देखा जाए तो इसरो इसकी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट अक्टूबर में ही कंडक्ट कर चुका है, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम की कैपेबिलिटी को टेस्ट किया गया और इसका पर्पज ये इंश्योर करना था कि अगर इस मिशन पर कोई एक्सीडेंट होता है तो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली धरती पर वापस लाया जा सके। दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट फ्लाइट में अगले साल एक ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट यानी कि व्योम मित्र को स्पेस में भेजा जाएगा और इसके सक्सेस के बाद एक्चुअल मैन्ड फ्लाइट को 2025 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। देखा जाए तो उसकी सबसे खास बात यह कि इस मिशन के लिए कई देशों ने हमें एनवायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी या रिसर्च देने से इनकार कर दिया था। इसरो ने इससे पहले कभी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया था, लेकिन अब इसरो ने तय किया है कि वो उस मिशन के लिए अपना एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंटली भारत में ही डेवलप करेगा। और आपको बता दें कि सपोर्ट सिस्टम अर्थ के बाहर के एटमॉस्फेयर में ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों इस मिशन के लिए डेजिग्नेटेड इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को पिछले 4 सालों से ट्रेनिंग दी जा रही है और अब फाइनली इनके नाम पब्लिक के आगे डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आप देखेंगे तो इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में ग्रुप कैप्टन्स प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप के अलावा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। इनमें से एक पायलट साल के अंत में नासा के एक मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे, जबकि बाकी 3 इंडिया के गगनयान मिशन का हिस्सा होंगे। हालांकि गगनयान के स्पेस कैप्सूल में 3 एस्ट्रोनॉट्स को ही कैरी करने की कैपेसिटी है, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ कि इस मिशन पर कितने पायलट्स यानी कि सिर्फ 2 या फिर तीनों ही पायलट्स को भेजा जाएगा। दोस्तों डेवलपमेंट इंडिया के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन भारत को मोमेंट्स तोहफे में नहीं मिले हैं, बल्कि इसके पीछे इंडिया की कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास और दशकों लंबा इंतजार शामिल है। सो आइए इंडिया के स्पेस सेक्टर की इसी ग्रोथ पर क्विकली एक नजर डालते हैं। दोस्तों आज इंडिया वर्ल्ड के ओल्डेस्ट स्पेस प्रोग्रामर्स में से एक है, जिसको अर्ली 1960s में एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इस दौरान भारत ने स्पेस को अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया और इसी के चलते भारत ने कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग और मेट्रोलॉजी जैसी स्पेस एप्लीकेशंस को ज्यादा तवज्जो दी। ये स्पेस एप्लीकेशंस इंडिया जैसी डेवलपिंग एंड लार्ज कंट्री की प्रैक्टिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत जरूरी थी। ये सब इंडिया को टेंजिबल प्रैक्टिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करके ये डेवलपमेंट रैशनल फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई के विजन के साथ एसोसिएटेड था। साराभाई चाहते थे कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। कहीं न कहीं इसी के चलते इंडिया का स्पेस पॉलिसी पॉस्चर मिलिट्री यूजेस की ओर इंक्लाइन नहीं हो पाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिविलियन स्पेस सेक्टर में इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। दोस्तों भारत की जर्नी में एक दौर ऐसा भी था जब यहाँ साइकिल और बैलगाड़ी पर रख करके रॉकेट को लॉन्च के लिए लॉन्च पैड तक ले जाया जाता था। यूं तो हमारे देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खास तवज्जो दी। उस टाइम न्यूक्लियर पावर और स्पेस प्रोग्राम टेक्नोलॉजी के 2 फ्रंटियर माने जाते थे। आजादी मिलने के 1 साल के अंदर ही 3 अगस्त 1948 को देश के एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, लेकिन एक स्पेस रिसर्च प्रोग्राम अभी तक इंडिया के लिए एक फार फेच्ड डोमेन था कि इसमें लैक ऑफ पॉलिसी फोकस के साथ ही साथ बजट क्रंच और इंडिया के पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज का ना होना भी एक बड़ा रीजन रहा है। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हालांकि दोस्तों समय बीता और 1962 में द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च एस्टेब्लिश हुई। बाद में 15 अगस्त 1969 को द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का नाम बदल करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो कर दिया गया। विक्रम साराभाई के डायरेक्शन में ही इसरो को फॉर्म किया गया। इसी बीच यूएसएसआर ने भी इंडिया को फ्री में सैटेलाइट लॉन्च करने का ऑफर दिया। साथ ही यूएसएसआर इंडियन साइंटिस्ट को सैटेलाइट डेवलप करने में हेल्प करने के लिए भी राजी हो गया, लेकिन इसके लिए इंडिया के सामने उसने एक शर्त भी रखी और वो शर्त ये थी कि भारत की सैटेलाइट चाइना के मुकाबले वेट में ज्यादा होनी चाहिए। दरअसल 24 अप्रैल 1970 को चाइना ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था और इसका वजन था 173 kg, जो कि यूएसएसआर के स्पुतनिक सैटेलाइट से डबल था। इस अचीवमेंट के साथ चाइना सैटेलाइट लॉन्च करने वाला वर्ल्ड का 5वां देश बन गया। इससे पहले सिर्फ यूएसएसआर, यूएस, जापान और फ्रांस सैटेलाइट को लॉन्च कर सके थे। ऐसे में इंडिया ने यूएसएसआर की शर्त मान ली और उसकी उम्मीद से ज्यादा वजन वाले सैटेलाइट के डिजाइन को तैयार किया गया, जिसका वजन 360 किलोग्राम था। दोस्तों इंडिया इस प्रोजेक्ट पर काम कर ही रहा था कि 30 दिसंबर 1971 को हार्ट अटैक की वजह से विक्रम साराभाई की डेथ हो गई और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था।
साराभाई की डेथ के बाद एमजीके मेनन को इसरो का इंटरिम चीफ बनाया गया। इसके बाद में 1972 में सतीश धवन को इसरो चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तब तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया। दोस्तों, इन सब के बाद 19 अप्रैल 1975 को वो ऐतिहासिक दिन आखिरकार आ ही गया जब इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया। इसे सोवियत यूनियन के कपुस्टिन यार से कॉस्मोस 3M व्हीकल से लॉन्च किया गया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। भारत का स्पेस प्रोग्राम आज काफी लंबा सफर तय कर चुका है। चंद्रयान 1 इंडिया का फर्स्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन बना, जिसने इंडिया के ट्रेडिशनल डेवलपमेंटल रैशनल माइंडसेट के आगे एक मेजर शिफ्ट प्रेजेंट किया। देखा जाए तो एक टाइम था जब इंडिया ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। उस टाइम ना तो इंडिया के पास लॉन्चिंग व्हीकल था और ना ही स्पेस पोर्ट, लेकिन आज इंडिया के पास अपना स्पेस पोर्ट भी है और पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल्स भी। और तो और आज बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में बनाया जा रहा है, जहां को रशिया यूक्रेन वॉर में एम्ब्रॉयड है। सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज इंडियन स्पेस इकोनॉमी का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट बताया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लास्ट 10 इयर्स में भारत ने लगभग 400 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जबकि उससे पहले के दशक में इंडिया ने सिर्फ 33 सैटेलाइट्स ही लॉन्च की थी। यानी कि डेवलपमेंट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही इसी वीक भारत ने अपना स्पेस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है, जो सेक्टर की ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। आज के डेट में इंडिया की स्पेस इकोनॉमी $8.4 बिलियन की वर्थ के साथ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में 2% शेयर कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन ये 2033 तक ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में 8% के कंट्रीब्यूशन के साथ $44 बिलियन की वैल्यू तक पहुंचने वाली है और उम्मीद है कि 2040 तक ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में तब्दील हो सकती है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा कि 2035 तक भारत का सपना अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा, जो में स्पेस के अननोन एक्सपेंसेस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा। ये सभी स्टेप्स स्पेस सेक्टर में इंडिया के बढ़ते हुए रोल को भी हाईलाइट करते हैं। भारत जिस तरीके से टाइनी बजट्स के साथ हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहा है, उसके चलते ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम की विजिबिलिटी एंड प्रोफाइल को बूस्ट करते हैं, जिससे इंडिया का स्पेस सेक्टर कोलैबोरेशन के लिए एक एक्टिव पार्टनर के रूप में नजर आए। दोस्तों, अभी तक हमने इंडिया के स्पेस सेक्टर की स्लो ग्रोथ और उसके बाद रैपिड ट्रांजिशन पर गौर किया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक सेक्टर जहां पर इंडिया भी बहुत पीछे है, वो है मिलिटरीजेशन ऑफ स्पेस। जहां तक स्पेस के मिलिटरीजेशन का सवाल था, भारत ने शुरू से कैटेगोरिकली अपोज किया। खुद की पॉलिसी अडॉप्ट करना तो दूर, इंडिया यूएस के स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव प्रोग्राम और उनके बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसेस के भी अगेंस्ट रहा है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शुरुआत में जब पाकिस्तान और चाइना की ओर से इस डोमेन में खतरा बढ़ने लगा तो भारत ने अपने स्पेस पॉस्चरिंग को रीथिंक करना शुरू किया। दोस्तों, इंडिया को यह रियलाइज हुआ कि उसके सिविलियन स्पेस एसेट्स के ऊपर चाइना जैसी एग्रेसिव पावर्स का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ वॉरफेयर के बढ़ते दौर में स्पेस सेक्टर को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज करना एक इनएविटेबल डिस्कोर्स बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत ने जो फीट अचीव की है वो बेशक सराहनीय है, लेकिन आज के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट खास करके चाइना के चैलेंज को देखते हुए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना द्वारा जनवरी 2007 में उसके एंटी सैटेलाइट एसेट करना इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल था। ऐसे में इस डोमेन को भी डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि स्पेस कोल्ड वॉर के टाइम से ही सुपर पावर राइवलरी का क्षेत्र रहा है। यूएस एंड यूएसएसआर ने 1957 में स्पेस में मिलिट्री सैटेलाइट्स भेजकर इसकी शुरुआत की थी। ये मिलिट्री सैटेलाइट्स लाइन ऑफ साइट के बियॉन्ड जाकर एक दूसरे की टेरिटरीज में नजर रखने और कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च की जाती थी। लेकिन आज 21वीं सदी में स्पेस में एक्टिविटीज में चाइना और इंडिया जैसे प्लेयर्स भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों, स्पेस पर प्रमुख इंटरनेशनल ट्रीटी 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी है। भारत इस ट्रीटी का सिग्नेटरी है और उसने 1982 में इसकी पुष्टि की थी। देखा जाए तो संधि देशों को आउटर स्पेस में परमाणु हथियार या किसी अन्य प्रकार के सामूहिक विनाश के न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार करने से रोकती है। हालांकि संधि स्पेस के माध्यम से बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च पर रोक नहीं लगाती है, लेकिन ये बार बार इस बात पर जोर देती है कि स्पेस का इस्तेमाल पीसफुल पर्पसेस के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी स्पेस का मिलिट्री यूज बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम चाइना का एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो चाइना का स्पेस प्रोग्राम पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा 1950s में स्टैब्लिश्ड सेकंड आर्टिलरी रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, वहां से ट्रेस किया जा सकता है। आप देखेंगे तो चाइना का स्पेस प्रोग्राम उसके नेशनल ऑब्जेक्टिव में डीपली एम्बेडेड है और चाइनीज नेशनल ऑब्जेक्टिव वॉर फाइटिंग और विनिंग पर स्पेशल एम्फेसिस डालते हैं और इसके लिए स्पेस को एक्सटेंसिवली यूज कर रहा है। साल 2007 में जब चीन ने एंटी सैटेलाइट वेपन का इस्तेमाल करके एक एंटी सैटेलाइट डिस्ट्रक्शन टेस्ट किया तो उसने कोल्ड वॉर के बाद आज एक बार फिर से अंतरिक्ष को वॉर फाइटिंग डोमेन में तब्दील करने में ट्रिगर का काम किया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को डेवलप करने में लगा हुआ है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के सिविलियन स्पेस प्रोग्राम के अंडर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कॉम्प्लीमेंट डोमिनेट कर रहा है। देखा जाए तो चाइना इसी एडवांस्ड स्पेस कैपेबिलिटीज जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस सैटेलाइट नेविगेशन के साथ मेट्रोलॉजी, मैन्ड, अनमैन्ड एंड इंटरप्लेनेटरी स्पेस एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, पीएलए चाहता है कि किसी भी क्राइसिस या वॉर टाइम में चाइना के लिए उसके एनिमीज का ट्रूप एंड शिप का मूवमेंट्स, इनकमिंग मिसाइल्स, नेविगेशन और कम्युनिकेशन का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए।
आप देखेंगे तो चाइना इसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एंड सैटेलाइट जैमर्स जैसी ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है जो क्राइसिस में उसके राइवल्स के द्वारा उनके स्पेस बेस्ड एसेट्स के यूज को प्रिवेंट कर पाएंगी। आपको बता दें कि चाइना ने साल 2015 से साल 2018 के बीच अपने स्पेस प्रेजेंस को 3 गुना बढ़ाया है। इसके बाद उसके स्पेस बेस्ड एसेट्स में 70% की बढ़ोतरी हुई है। लास्ट डेकेड में चाइना ने लॉन्चेस पर ईयर और ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स के नंबर को डबल कर दिखाया है। साल 2018 से अपने एनुअल लॉन्चेस में यूएस को भी पीछे छोड़ चुका है। सिर्फ 2021 में इसने 55 मिशंस लॉन्च किए हैं। दोस्तों, स्पेस में अपने फर्स्ट एस्ट्रोनॉट को भेजने के बाद उसने 20 सालों के भीतर रिकॉर्ड ब्रेकिंग सैटेलाइट्स भेजी हैं। साथ ही स्पेस स्टेशन सेटअप किया है, मार्स और मून पर रोवर्स भेजे हैं और 2030 तक जुपिटर को एक्सप्लोर करने का एम्बिशन भी रखता है। देखिए, चाइना की ये इंटेंशंस तब से सस्पेक्ट की जा रही हैं जब उसने साल 2015 में स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को पीएलए के इंडिपेंडेंट ब्रांच के रूप में सेटअप किया, जो मुख्य तौर पर स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को संभालती है। ऐसा उसने फ्यूचर में आने वाले इनफॉर्मलाइज्ड वॉर्स को टैकल करने के लिए किया है। उसी साल रूस ने भी एक इंडिपेंडेंट स्पेस फोर्स की भी स्थापना की है, जिसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साल 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स का गठन किया। साल 2018 में यूएस ने पहली बार नेशनल स्पेस स्ट्रेटजी जारी की, जिसने माना कि उसके ओपोनेंट्स ने स्पेस को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। और देखा जाए तो इन्हीं सब के चलते सितंबर 2019 में फ्रांस ने भी एक स्पेस कमांड की स्थापना की और अमेरिका ने पिछले दिसंबर में स्पेस फोर्स का गठन किया है। यानी कुल मिलाकर के चाइना का स्पेस प्रोग्राम वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेस प्रोग्राम है और चाइना के इस स्पेस प्रोग्राम के लिए मिलिट्री एम्बिशंस भारत समेत बाकी कंट्रीज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। गौरतलब है कि अपनी पर्याप्त क्षमताओं के बावजूद चीन के विपरीत यूएसए और रूस भारत के लिए प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरा पैदा नहीं करते हैं, लेकिन चाइना के स्टेप्स इंडिया के लिए सेक्टर में अपने अप्रोच को रीथिंक करने का एक बड़ा कारण बन रहे हैं। आपको बता दें कि भारत ने 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट हथियार का टेस्ट किया और अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसी क्षमताएं हासिल करने वाला दुनिया का चौथा राज्य बन गया। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा एसेट परीक्षण को मिशन शक्ति नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या मिशन शक्ति भारतीय स्पेस कार्यक्रम के लिए चीन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए काफी होगा। देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया की एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी दुश्मन के खिलाफ एक इफेक्टिव डिटरेंस का काम नहीं कर सकती है, खास तौर पर तब जब हमारे एडवर्सरी के पास ऐसी एनहेंस्ड कैपेबिलिटीज मौजूद हैं जो इंडिया के स्पेस बेस्ड एसेट्स को नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटी जैसे कि हाई पावर्ड लेजर, हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जैमिंग एंड स्पूफिंग के जरिए डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। यूं तो हाल में ही 2019 में अपनी मिलिट्री स्पेस कैपेबिलिटीज को कमांड करने के लिए डिफेंस स्पेस एजेंसी और डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टैब्लिश की गई है। साथ ही साथ गुजरात में ऑर्गेनाइज किए गए डिफेंस एक्सपो 2022 की साइडलाइंस पर भी भारत ने मिशन डिफेंस स्पेस को लॉन्च किया है, जिसने इंडिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस डिप्लोमेसी में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को सिग्निफिकेंट बूस्ट प्रोवाइड किया है। आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री इनोवेशन को बूस्ट करती है। फॉर एग्जांपल 2021 में पेंटागन ने अपना रॉकेट कार्गो प्रोग्राम अनाउंस किया, जो 100T यानी कि C-17 एयरक्राफ्ट के लोड के बराबर का कार्गो डिलीवर कर सकता है। इसके तहत स्पेसएक्स की स्टारशिप को यूज करके दुनिया के किसी भी कोने में इतना कार्गो 1 घंटे के अंदर डिलीवर किया जा सकता है। दोस्तों, जनवरी 2022 में स्पेसएक्स को 102 मिलियन का 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है और तभी से अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रॉकेट्स को रैपिड लॉजिस्टिक्स ट्रांसफर यूज के लिए तैयार कर रहा है। देखा जाए तो इसको ह्यूमैनिटेरियन एड, एमुनेशन एंड व्हीकल्स और यहाँ तक कि डिफेंस पर्सनल्स को भी डिप्लॉय करने के लिए यूज किया जा सकता है। आज इंडिया में इस डोमेन में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री और साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसका कन्वर्जेंस प्राइवेट प्लेयर्स के इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट दोनों को बूस्ट कर रहा है और इस स्टेप स्पेस में इंडिया के सेल्फ रिलायंस मिशन के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है। दोस्तों, इसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हाल ही में इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 अनाउंस की है। ये एक बिजनेस ओरिएंटेड एंड पैसिफिस्ट पॉलिसी है। देखा जाए तो पॉलिसी ये साफ कर देती है कि इंडिया खुद को स्पेस पावर में तब्दील करने के लिए स्पेस के कॉमर्शियलाइजेशन का सहारा लेने वाला है, लेकिन इस पॉलिसी का विजन इंडिया के स्पेस गोल्स को नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ही साथ स्पेस के पीसफुल डेवलपमेंट से भी एसोसिएटेड है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पॉलिसी इस बात को क्लियर करती है कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की जरूरत है, लेकिन उनके मुताबिक इंडिया को अपने मिलिट्री स्पेस पॉस्चर को लेकर एक सीरियस थॉट देने की जरूरत है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज इंडिया से 2 बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोल्स निभाने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें पहला रोल क्वाड की कैपेबिलिटीज में इंडिया की पार्टनरशिप के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, क्वाड के सभी देश फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने के लिए इस सेक्टर में बहुत ही तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। भारत में इसकी शुरुआत एक स्पेस कमांड स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने से कर सकता है, एक ऐसा कमांड जो बाकी क्वाड पार्टनर के स्पेस कमांड फॉर्मेट्स के साथ इंटर ऑपरेट कर पाए। भारत यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलियन स्पेस डिफेंस कमांड की लोकेशंस में एक्सचेंज ऑफिसर्स असाइन कर सकता है। ऐसे में इंडिया द्वारा एक मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन इशू करना इंडिया के साथ ही साथ क्वाड का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी सर्व करेगा और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया की ऑफिशियल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन का न होना
जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के लिए इसके पोटेंशियल को काफी हद तक गिरा देता है। इन सब के अलावा जैसे कि अप्रैल 11, 2023 को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि आज इस तरीके से वॉरफेयर का रूप बदल रहा है, ऐसे में भारत का सबसे ज्यादा फोकस ड्यूअल यूज प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने पर होना चाहिए। यहाँ पर इंडिया को अपने नाविक कंस्टलेशन को एक्सपेंड करके एजिल स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस और सिक्योर सैटेलाइट असिस्टेड कम्युनिकेशन के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने की जरूरत है। हाल ही में इंडिया ने यूएस के साथ अपनी मिलिट्री कोऑपरेशन एनहेंस करने के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। ये इंडिया को यूएस के जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस का सैटेलाइट डेटा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड रियल टाइम एक्सेस प्रोवाइड करेगा। आप देखेंगे तो इंडिया डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत का कहना है कि आज इंडिया को ग्रेटर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, रेजिलिएंट स्पेस सिस्टम्स एंड बेटर आईएसआर कैपेबिलिटीज डेवलप करने की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर एंड एकेडमिया को कोलैबोरेट करने के लिए प्रोत्साहित किया है। और इसी डायरेक्शन में एक डेडिकेटेड मिलिट्री पॉलिसी का क्लियर पोस्चर भारत की इमेज को बूस्ट करने के साथ ही साथ स्पेस में इंडिया के रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। और इन सब से ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया के ओवरऑल पोस्चर पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।